हे एवरीवन, हम लोग का फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर चल रहा था मगर बहुत गैप हो गया है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी है कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन देखा था कि कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए और प्लस लाइट का और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, और प्रोडक्ट साथ में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन का आता है, साथ में कुछ एनर्जी भी। हल्का सा आइडिया ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। फिर क्लोरोफिल जो है प्लांट का, वो है क्या चीज़? क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सेल का एक ऑर्गेनिल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी। तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग यहाँ पे डायग्राम भी देखें क्लोरोप्लास्ट का, ये रहा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, इसमें दो मेम्ब्रेन हम लोग को दिख सकता है, दिख रहा है। यहाँ पे देखो, टू मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर। और इसमें हम लोग को इस तरह के डिस्क शेप का दिख रहा है, इसको हम लोग थैलेकॉइड बोलते हैं। और जब थैलेकॉइड के ऊपर थैलेकॉइड इस तरीके से रहता है तो हम लोग उसको ग्रैनम बोलते हैं या फिर ग्रैना बोलते हैं। और ये जो ये लिक्विड वाला पोर्शन है ना जिसमें ये है, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, जो ग्राउंड फ्लूइड है। यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रोमा लिखा हुआ, ये। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे? रेगुलेशन ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे। और हम लोग क्या देखे थे कि बहुत ज़्यादा अगर लाइट हो जाता है तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और एक बात हम लोग क्या जाने थे इसमें कि जो क्लोरोफिल है, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट तो देख लिए और हम लोग को पता है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ पे होता है? तो एग्जैक्टली थैलेकॉइड के वॉल पे होता है क्लोरोफिल। और बहुत ज़्यादा लाइट होने से क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ स्टोमाटा देखे थे कि कैसे स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने के लिए ओपन होता है और रात के टाइम में वो बंद हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो रात में होता है नहीं है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं तो बंद हो जाता है। फिर हम लोग क्या देखें? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का दो थ्योरी दे रखा है, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी और शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। तो हम लोग के सिलेबस में पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी है। इसमें क्या देखे थे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कुछ एटीपी भी जनरेट होता है। तो ये जो एटीपी है वो क्या करता है, जैसे ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के आसपास भी सेल्स है, ये गार्ड सेल के आसपास वाले सेलों के सब में पोटेशियम आयन है, सारे सेल में। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ये जो गार्ड सेल के अंदर जो एटीपी है वो क्या करेगा कि बाहर का पोटेशियम आयन को भी अंदर ले लेगा, एनर्जी लगा के, क्योंकि सब जगह तो पोटेशियम आयन बराबर है तो इसलिए एनर्जी लगाना पड़ेगा। डिफ्यूज़न तो सिंपली होगा नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन तो बिन मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है ना, ज़्यादा से कम की ओर। तो यहाँ पे सब जगह बराबर है तो एनर्जी लगा के गार्ड सेल अंदर लेगा। और जब जैसे ही पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर ज़्यादा हो गया तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया। अब जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वाटर अंदर आने लगेगा सब जगह से, ठीक है। तो जैसे ही वाटर अंदर आने लगा, ये गार्ड सेल क्या होगा? टर्जिड हो गया। और जैसे ही टर्जिड होगा वैसे ही हम लोग जानते हैं कि स्टोमाटल, ये जो पोर है, इसको हम वापस से ज़रा ड्रॉ करते हैं। ये जो स्टोमाटा का पोर है ये खुल जाएगा जैसे ही इस गार्ड सेल टर्जिड होगा। और जैसे ही रात का टाइम आएगा, एटीपी बनना बंद हो जाएगा तो फिर पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तो वैसे ही इसका कंसंट्रेशन घटेगा और साथ ही साथ पानी भी बाहर निकल जाएगा, तो ये फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा और ये अपना टर्जिडिटी लूज़ कर देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी देखते हैं। ये ज़रा ओल्ड थ्योरी है। हम लोग जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज भी साथ में बनता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि उसके वजह से क्या हो जाता है कि शुगर का लेवल जब हाई हो जाता है गार्ड सेल के अंदर तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, पानी अंदर घुस गया। पर ये वाला थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको पोटेशियम आयन थ्योरी याद रखना है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देखें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि ये मेसोफिल सेल किसको इसको बोल रहे हैं? ये जो ऊपर का ये सिलेंड्रिकल लेयर दिख रहा है, ये वाला पैलेसिड सेल्स और स्पॉन्जी सेल को मिला के हम लोग मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो और क्या, क्लोरोफिल ज़्यादातर पैलेसिड सेल में होता है, क्योंकि पैलेसिड सेल ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर है तो सनलाइट जो ऊपर से आ रहा है वो पैलेसिड सेल में ज़्यादा गिरेगा, तो इसीलिए क्लोरोफिल का अमाउंट पैलेसिड सेल में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये रहा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम प्लांट ले रहा है और साथ में
एनर्जी उसको लाइट से मिल रहा है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहा है। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस का दो फेज होता है, एक लाइट डिपेंडेंट फेज, दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट फेज। हम लोग जानते हैं कि लाइट डिपेंडेंट फेज के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज के लिए लाइट का होना ज़रूरी नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो सेकंड वाला है वो अंधेरे में होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वो जस्ट उसके बाद ही हो जाता है, लाइट डिपेंडेंट फेज के बाद। अब ये लाइट डिपेंडेंट फेज होता कहाँ पे, ये थैलेकॉइड में होता है। और लाइट डिपेंडेंट फेज में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है लाइट के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट और केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसलिए फोटोकेमिकल। अब लाइट डिपेंडेंट फेज में कौन कौन सा स्टेप होता है, दो स्टेप्स होते हैं मेजर। पहला एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। कैसे क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा, जो लाइट आ रहा है, लाइट का जो यूनिट होता है जिसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, फोटोन होता है वो, मतलब फोटोन्स के फॉर्म में लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट हो जाता है। अब क्लोरोफिल एक्टिवेट हो चुका है, अब क्लोरोफिल के पास एनर्जी है, वो अब क्या करेगा, उस एनर्जी से वाटर को स्प्लिट करेगा, वाटर को तोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाटर को तोड़ेगा। वाटर को तोड़ दिया है हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना होता है, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे फोटोलाइसिस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि फोटोलाइसिस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये फोटोलाइसिस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि इंड रिजल्ट जो आया है, एक मिनट, ये बार बार, हाँ, ये जो इंड रिजल्ट क्या क्या आया है, जैसे ही फोटोलाइसिस हुआ तो हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ क्या होगा, NADP जो है वो हाइड्रोजन आयन को अपने साथ मिला के NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। NADP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NADP में हाइड्रोजन ऐड हुआ, लेकिन हाइड्रोजन ऐसे ही तो ऐड नहीं हो जाएगा, थोड़ा एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला है। और क्या बना, ऑक्सीजन बना है, तो ऑक्सीजन तो ऐसे ही एज इट इज़ लिबरेट कर देता है प्लांट्स, जो हम लोग फिर सांस लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का और क्या फंक्शन है, देखो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना। कैसे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट है ADP के पास, जबकि ATP के पास 3 फॉस्फेट है, यानी कि एक फॉस्फेट ऐड करना होगा, और ये फॉस्फेट को ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, और क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अब ये सब हम टर्म का मीनिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये सब टर्म। ठीक है, अब लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क फेज देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का स्टार्च में कन्वर्जन होता है। तो इसमें बहुत सारी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे बनते जाते हैं वैसे वैसे स्टार्च में कन्वर्ट होते जाते हैं। पर होते कैसे, इसमें क्या होता है कि सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक स्टार्च का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, यानी पॉलीमराइजेशन। पॉली मतलब बहुत, मराइजेशन मतलब मर्जिंग होना, यानी बहुत सारा चीज़ आपस में मर्ज हो रहा है, तो बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मर्ज हो रहा है और स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सब टर्म का मीनिंग हुआ। अब यहाँ पे ये डायग्राम हम लोग ज़रा देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन टाइप का दे रखा है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किस में होता है, थैलेकॉइड्स में होता है। इसमें क्या होता है, जो वाटर है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है। हम यहाँ पेन से लिख दिए हैं, आप लोग भी बुक में अपना लिख लेना ताकि देखो तो समझ में आ जाए कि डिफरेंट टर्म्स सब जो है उसका मीनिंग एक्चुअली है कहाँ पे। तो वाटर यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, उसको हम लोग फोटोलाइसिस बोल रहे हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो बाहर निकल जा रहा है। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को NADP ले रहा है और NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ADP और फॉस्फेट का कंबाइन होने में हेल्प कर रहा है। तो ये जब ADP फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके ATP का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। और क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। तो ये तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन देखो, ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। अभी हम बताए थे कि स्ट्रोमा वो ग्राउंड फ्लूइड जो है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं।
तो हम लोग क्या जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों का ज़रूरत होता है। तो वाटर का काम तो हो गया यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये जो NADPH ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ लेके आया है, ये अब ये हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा और ये दोनों मिल के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं एनर्जी, जैसे ही ATP ADP और फॉस्फेट में टूटेगा बहुत सारा एनर्जी लिबरेट करेगा। तो प्लांट को अपना फंक्शन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। जब प्लांट को एनर्जी का ज़रूरत होगा तो वो ATP को तोड़ देगा ADP में और एनर्जी ले लेगा। ठीक है, ADP प्लस फॉस्फेट में तोड़ के एनर्जी ले लेगा। अब देखो, ये बहुत सारा ग्लूकोज मिलके स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो हम यहाँ पेन से क्या क्या लिखे हैं वो आप लोग भी अपना बुक में लिख लो। यहाँ पे फोटोलाइसिस, जहाँ पे पानी टूट रहा है, यहाँ पे इसको मार्क कर लेना फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, ये सब टर्म पूछा जाता है। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने रिवाइज़ किया कि अभी तक क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत दिन हो गया है तो रिवाइज़ तो ज़रूरी था। अब हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं नया तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग एडेप्टेशंस इन लीफ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देखते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ट्रांसपिरेशन जब पढ़ रहे थे तब भी हम लोग देखे थे कि लीफ क्या क्या एडेप्टेशन करता है ट्रांसपिरेशन को घटाने के लिए। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए लीफ क्या क्या एडेप्टेशन करता है वो ज़रा देखते हैं। लार्ज सरफेस एरिया, अब फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को अब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लीफ का उतना अच्छे से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसीलिए लार्ज सरफेस एरिया हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 एडेप्टेशन बताना था उसमें, कि क्या 3 एडेप्टेशन है। यहाँ पे ये हट नहीं रहा। दूसरा, लीफ का अरेंजमेंट। लीफ का अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीफ का अरेंजमेंट एट द राइट एंगल, ये क्या चीज़ है हम ज़रा बताते हैं। जैसे कि ये एक प्लांट है, उसमें लीफ यहाँ पे है, ठीक है। अगर दूसरा लीफ यहाँ रहेगा तो जो सनलाइट आएगा, सनलाइट ऐसे जो आ रहा है ये इस लीफ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसीलिए जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो राइट एंगल पे होता है। मतलब कि अगर ये लीफ यहाँ पे तो है, ये लीफ यहाँ होगा। इस मतलब कि हम ठीक से थ्री डिग्री में नहीं, मतलब कि 3 डायमेंशन में इसको शो नहीं कर पा रहे, पर आप समझो, एक अगर लीफ इस एंगल में है तो दूसरा इसका 90 डिग्री में इस तरीके से होगा, ओके, थोड़ा नीचे में ही। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होगा लीफ का एट राइट एंगल। और फिर हम लोग तीसरा देखते हैं क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस। तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा तो सनलाइट आसानी से घुस पाएगा। और सनलाइट, हम लोग सब कुछ फोटोसिंथेसिस में सनलाइट कैसे मिले, लार्ज सरफेस एरिया से सनलाइट मिलेगा। लीफ का अरेंजमेंट राइट एंगल पे होगा तो सारी लीव्स को सनलाइट मिलेगा। क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस ट्रांसपेरेंट होगा तो सबको सनलाइट मिलेगा। न्यूमरस स्टोमाटा, बहुत ज़्यादा स्टोमाटा होगा तो फिर वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले पाएगा, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। थिननेस ऑफ लीफ, जैसे अगर सपोज कोई लीफ बहुत मोटा है, मतलब कि अगर एक लीफ पतला सा है, ठीक है, और कोई लीफ बहुत मोटा है, मतलब कि इस तरीके से, तो क्या होगा कि जहाँ पे लीफ का जिस एरिया में मतलब कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है उस एरिया तक लाइट नहीं पहुँच पाएगा या फिर बहुत मुश्किल से पहुँचेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए पतला लीफ जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए। उसका 6th पॉइंट देखते हैं, द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लीफ के अपर लेयर में होते हैं। देखे, हम लोग देखे थे ना, ये सबसे ऊपर वाला क्यूटिकल वाला लेयर था, फिर एपिडर्मिस था, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस था, उसके बाद फिर यहाँ पे पैलिसिड सेल्स थे, उसके बाद स्पॉन्जी सेल्स थे, इस तरीके से। तो जो क्लोरोफिल है वो ये पैलिसिड वाले सेल में ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब लाइट आएगा तो ये पैलिसिड वाले लेयर में जब लाइट आएगा तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा। स्पॉन्जी सेल तक पहुँचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो अपर लेयर ऑफ लीफ में होगा, ताकि वो लाइट को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए, टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली।
7th पॉइंट क्या है, एक्सटेंसिव वेन सिस्टम। अब हम लोग जानते हैं कि लीफ में जो वेन्स प्रेजेंट होते हैं ये इस तक आसानी से वाटर वगैरह पहुंचाएंगे। अगर वेन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वाटर अच्छे से मिलेगा नहीं, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी चाहिए। हम लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखे थे कि CO2 प्लस H2O मिल के बनाता था ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। तो इसमें से कोई 3 या 4 या उस तरीके का पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग याद कर लो, मिनिमम 3, पर अगर 4-5 याद कर लेते तो ज़्यादा बेटर है। अब इन रिजल्ट क्या क्या है हम लोग जानते हैं कि CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलके क्या क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो है वो सिंपल शुगर है। तो अब जो ये ग्लूकोज बना इसका काम क्या है, तो कुछ ग्लूकोज जो होता है वो तुरंत ही इमीडिएटली प्लांट कंज्यूम कर लेता है, जबकि कुछ को इनसोल्यूबल स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कुछ को सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और कुछ को फैट और प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और फिर क्या बना, वाटर बना। वाटर का क्या काम है, वाटर तो फिर से चाहिए क्योंकि देखो स्टार्टिंग में भी वाटर लग रहा है, तो वाटर फिर से फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, तो वाटर वापस से रीयूज हो जाएगा। और ऑक्सीजन तो भाई, ऑक्सीजन तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन प्लांट भी ना थोड़ा थोड़ा रेस्पिरेशन करता है, जैसे कि हम लोग सांस वगैरह लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो प्लांट भी थोड़ा सा ऑक्सीजन लेता है, लेकिन थोड़ा सा लेता है। तो अगर हम लोग देखें तो मेजर पोर्शन उसका बाहर ही निकल जाता है, बहुत थोड़ा सा वो यूज़ करता है, तो मेजर पोर्शन वो डिफ्यूज आउट कर देता है। तो इसीलिए इसको हम लोग वेस्ट नहीं बोल सकते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, वरना हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। अब आया कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड इट्स ट्रांसलोकेशन। जो फूड बना है, यानी कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, इसको ध्यान से सुनना ज़रा, जो फूड का फॉर्मेशन हुआ है उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो देखो फूड जो है वो लीफ में मैन्युफैक्चर हो रहा है, और वो जो लीफ में बन रहा है उसको सारे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाना है। तो ये जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है वो बहुत स्पीड में बनता है। जब सुबह का टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो बहुत स्पीड में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और उतना स्पीड से पूरे दूसरे जगह ये नहीं जा पाता है, ठीक है, उतने स्पीड से नहीं जा पाता है। तो क्या करता है, सबसे पहले वो ग्लूकोज को इनसोल्यूबल स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम लोग क्या, अगर घर में ज़्यादा सब्जी आ गया तो हम लोग कुछ सब्जी को फ्रीज में रख देते हैं ना, फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे निकालते हैं, क्योंकि ऐसे ही रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो वैसे ही ग्लूकोज जैसे ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है तो प्लांट उसको इनसोल्यूबल स्टार्च के फॉर्म में टेम्पररी स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया स्टार्च में। अब रात के टाइम पे क्या होगा, अब उसको फोटोसिंथेसिस होना बंद हो गया। अब रात के टाइम में ये स्टार्च को दूसरे पार्ट में भेजना है, लेकिन स्टार्च दूसरे पार्ट में मूव नहीं कर सकता है, तो स्टार्च को हम लोग रिकन्वर्ट करेंगे सॉल्यूबल शुगर में, ठीक है। तो ग्लूकोज से स्टार्च बना, स्टार्च से सॉल्यूबल शुगर बना। अब ये जो सॉल्यूबल शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में, और वेन्स के थ्रू लीफ के थ्रू होते हुए वो जहाँ जहाँ चाहिए, फ्लोएम जैसे फ्लोएम फूड को लेके आता है ना नीचे, तो फ्लोएम के थ्रू होते हुए स्टेम में जाएगा, और जहाँ जहाँ रूट्स वगैरह जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग ट्रांसलोकेट भी बोलते हैं। अब सब जगह पहुँच गया। अब कोई कोई पार्ट ऐसा होता है जो फूड को स्टोर करता है, जैसे पोटैटो फूड को स्टोर करता है, तो वो क्या करेगा, वो फिर से स्टार्च में कन्वर्ट कर लेगा उस सॉल्यूबल शुगर को। तो सबसे पहले ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बहुत स्पीड में बन रहा है इसीलिए स्टार्च में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर रात के टाइम में उसको भेजना है तो उसको वापस सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करने के बाद जहाँ जहाँ उसको पहुँचना था वो पहुँच जाएगा, और फिर जहाँ पहुँच गया है उसको वो वाला पार्ट अगर उसको स्टोर करना चाहता है तो वो उसको फिर से स्टार्च में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर भी होते हैं। तो हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर देखते हैं। लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो दोनों है ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। कैसे, हम लोग ज़रा देखते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ को देखो, जैसे जैसे रोशनी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, और यहाँ लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे जैसे हम लोग इधर मूव कर रहे हैं वैसे वैसे देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं है कि
जैसे जैसे लाइट बहुत बढ़ाते जा रहे हैं और फोटोसिंथेसिस ऐसे इंक्रीज करते जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक बात जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे आके रुक जा रहा है और फिर सीधा मूव कर रहा है, मतलब कि अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ आके रुक गया है। क्यों रुका है? इसका रीज़न है कि देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ लाइट तो ज़रूरी नहीं है ना, लाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 0.02% प्रेजेंट है सपोज, तो फिर जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेना था वो ले लिया। अब इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है नहीं, तो जितना भी लाइट का इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा दें वो यहाँ जाके रुक जाएगा और फिर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद और फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो वहीं पे वही बात लिखा हुआ है कि सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज होगा। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है कुछ लिमिट तक फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, पर पॉइंट एस डैश में जाके, ये पॉइंट एस यहाँ पे देखते हैं, ये पॉइंट एस डैश है, यहाँ जाके फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या वैल्यू था 0.02%, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग इंक्रीज कर दें, यहाँ पे 0.05% कर दे, तो क्या होगा देखो, तो 0.02% में कुछ हम लोग को इस तरीके का ग्राफ दिख रहा था, वही 0.05% में ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा और लिमिट यहाँ आके स्टेबल हो जाएगा ये, इसके बाद ये और ऊपर नहीं जा रहा। तो ये हम लोग को ये पॉइंट क्या है एस डबल डैश यहाँ पे, अगर कंसंट्रेशन 0.05%, पर इतना घुस के जानने का ज़रूरत नहीं है, बस ये जानना है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज करता है वैसे वैसे इंक्रीज होता है, मगर कुछ लिमिट तक ही, क्योंकि फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है ना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाए तो हम लोग को भी दिक्कत हो जाएगा। हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा सांस में, फिर हम लोग का बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाने लगेगा, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट में ही होता है। अब टेम्परेचर देखते हैं, तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है कि अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उसके बाद क्या होता है एंजाइम सब डिस्ट्रॉय होने लगता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय होने लगता है, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद रुक जाता है, मतलब कि अब फोटोसिंथेसिस और नहीं बढ़ेगा क्योंकि एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज होता है वैसे ही जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है डबल हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है। यानी कि अगर 20 से 30 तक इंक्रीज हुआ टेम्परेचर तो रेट ऑफ मतलब फोटोसिंथेसिस डबल हो जाएगा। 22 से 32 हुआ फिर भी डबल होगा, 25 से 35 तक भी जाएगा तो भी डबल होगा, लेकिन अगर 35 से 45 गया तो ये क्रॉस कर रहा है लिमिट को, तो यहाँ अब फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट वाटर कंटेंट देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वाटर का अगर कमी पड़ा तो क्या होगा, जो सेल्स है वो अपना टर्जिडिटी लूज कर देगी, और जैसे ही टर्जिडिटी लूज करेगी वैसे स्टोमाटा बंद हो जाएगा, स्टोमाटा बंद हुआ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस बंद, बस बहुत सिंपल सी बात है। अब इंटरनल फैक्टर ज़रा देखते हैं। इंटरनल फैक्टर में क्लोरोफिल, अगर कोई न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो जाता है प्लांट को तो क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है उसके अंदर, और वो अपना कलर भी ग्रीन से, देखना कोई कोई लीफ का कलर चेंज हो जाता है, येलोइश टाइप का हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि हो सकता है प्लांट को कोई बीमारी हो गया हो या फिर कोई न्यूट्रिशन का कमी हो गया हो जिसके वजह से वो उसका क्लोरोफिल लूज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर क्या है, प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म में से पानी निकल जाए, डिहाइड्रेट हो जाए प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से बोल रहा है सेल का वाटर कंटेंट, सेल का वाटर कंटेंट अगर घटा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस भी घट जाएगा, और अगर कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो भी फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा लीफ का स्ट्रक्चर, तो लीफ का स्ट्रक्चर तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे लीफ अपने आप को अरेंज करता है, अपना साइज बढ़ा लेता है, स्टोमाटा का नंबर इंक्रीज कर लेता है, तो वही बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग का लेक्चर ये वाला कंप्लीट करते हैं, इसके बाद 2 और लेक्चर लगेंगे और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय।